नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ masses of the particles and squares of their distances from the axis of rotation। फिगर बना के समझते हैं इसका मतलब। सपोज जैसे ये एक बॉडी है, किसी भी शेप की हो सकती है, ये एक एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है। मतलब ऐसी बॉडी होगी, ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट ये इस तरह से घूम रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। यहाँ पर बॉडी के अलग अलग पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल ले लिया जिसका मास है m1, डिस्टेंस है r1। एक पार्टिकल m2 जिसका डिस्टेंस है r2। एक पार्टिकल mn जिसका डिस्टेंस है rn। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन I से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। किस किस का मल्टीप्लिकेशन? मासेस ऑफ पार्टिकल्स एंड स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस। जैसे एक पार्टिकल लिया जिसका मास है m1 इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस r1 स्क्वायर। दूसरे पार्टिकल का मास m2 स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r2 स्क्वायर। nth पार्टिकल का मास mn स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस rn स्क्वायर। ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। इसको अपन शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, समेशन mr स्क्वायर, क्योंकि मास इंटू डिस्टेंस के स्क्वायर का सम है, इसलिए समेशन mr स्क्वायर। यहाँ से अपन इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। मास की यूनिट केजी और डिस्टेंस के स्क्वायर की यूनिट मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, डेफिनेशन देखें इसकी पहले। इट इज द डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस फ्रॉम a mass point whose mass is equal to the whole mass of the body and moment of inertia is equal to the moment of inertia of the body about that axis। मतलब यदि ये सेम फिगर लेते हैं अपन, यहाँ पर यदि अपन ने कोई एक पॉइंट ले लिया जिसका मास पूरी बॉडी के मास के बराबर है, जिसको अपन सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ये अपन ने मान लो सेंटर ऑफ मास ले लिया जहां पर इस पूरी बॉडी का मास m लाई कर रहा है। इस सेंटर ऑफ मास का जो यहां से डिस्टेंस होता है, एक्सिस से दूरी, इसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, और इसे हम k से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है जहां पर पूरी बॉडी का मास लाई कर रहा है, वहां से एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है, इसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। कंडीशन क्या है? इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ गायरेशन कब बोलते हैं अपन? जब इस पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मतलब इस पॉइंट मास को लेकर यदि अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें और इस पूरी बॉडी को लेकर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने निकाला था, वो दोनों इक्वल होता है। यदि वो दोनों इक्वल है तो ये डिस्टेंस को अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मुझे दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं। एक बार पूरी बॉडी के सारे पार्टिकल्स को लेकर जो अपन ने ऊपर निकाला था, एक बार सिर्फ इस सेंटर ऑफ मास को लेकर। तो पहले मैं इस सेंटर ऑफ मास को लेकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ। अभी हम ये सारे पार्टिकल भूल जाएंगे, बस ये मानेंगे कि ये पार्टिकल है जिसका मास m है और ये दूरी है उसकी k। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, m इंटू के स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब जब अगली बार अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो अब अपन इसको नहीं लेंगे, सारे पार्टिकल्स को लेंगे। पूरी बॉडी के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं उसको लेके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, जो अपन ने ऑलरेडी ऊपर निकाला है। तो वही बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल्स को लेकर ये हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन की कंडीशन क्या थी कि दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो इस सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होना चाहिए। तो दोनों को इक्वल कर, mk स्क्वायर इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 mn rn स्क्वायर। ऐसा कैपिटल M को हम यहाँ से नीचे ले जाएं,
हटा देता हूँ इसको यहाँ से, ये नीचे आ गया। अब यदि मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो वहाँ रूट आ जाएगा, ये रूट आ गया, ये के की वैल्यू आ गई। अब अपन सपोज कर लेते हैं कि सारे पार्टिकल्स का मास सेम है। लेट m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m, सबका मास बराबर है। कैपिटल M क्या हो जाएगा? कैपिटल M क्या था? सारे पार्टिकल्स के मासेस का सम। कैपिटल M जो है वो अपन ने सेंटर ऑफ मास माना था, जहां पर पूरी बॉडी का मास लाई करता है। पूरी बॉडी का मास मतलब सारे पार्टिकल्स के मासेस का सम। तो कैपिटल M क्या था हमारा? m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn था, लेकिन हमने तो माना है कि m1 m2 सब m के बराबर है, तो ये हो जाएगा m प्लस m डॉट 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 अप टू n टर्म्स। तो m को यदि n टाइम्स ऐड करोगे तो m इंटू n हो जाएगा। जैसे m को 2 बार ऐड करोगे तो 2m, 3 बार करो तो 3m, n टाइम्स ऐड करा तो mn। ये कैपिटल M आ गया, इसको यहाँ रख देता हूँ। और m1 m2 mn सबकी जगह पर स्मॉल m रख देता हूँ, तो k हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ रखा स्मॉल m, तो m r1 स्क्वायर m r2 स्क्वायर m rn स्क्वायर, m कॉमन, तो r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर अपॉन कैपिटल M की जगह पर ये mn। ये स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, k की वैल्यू आ गई, तो k आ गया अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर अपॉन n। ये k मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला आ गया, यही अपन को पता करना था। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग रोटेशनल मोशन। सिंपल है, मतलब यदि कोई बॉडी ऐसे घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो उसके अंदर जितने पार्टिकल्स हैं उन सब की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी उसको अपन बोलते हैं पूरी बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सपोज जैसे ये एक एक्सिस है, इसके अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है, ये एक्सिस के अबाउट, जैसे भी अपन ने करा था, ये एक्सिस के अबाउट बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है। एक पार्टिकल जिसका मास है m1, उसका डिस्टेंस है r1, पार्टिकल का मास m2, डिस्टेंस r2, mn, डिस्टेंस rn। जब बॉडी रोटेट करेगी तो उसके अंदर जितने पार्टिकल होंगे, ये वाला ये चलेगा, ये वाला पार्टिकल ये चलेगा, ये वाला पार्टिकल ये चलेगा, तो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटीज अपन ने मान ली v1, v2, vn। अब एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है, जैसे मान लो ये सेंटर यहाँ से एक्सेस पास कर रहा है और इस बॉडी को अपन ऐसे घुमा रहे हैं, इसको यूं रोटेट कर रहे हैं। सपोज यदि हमने एक पार्टिकल ए पर लिया, वो रोटेट होके बी पे गया, उसने जो डिस्टेंस कवर करा वो ये है l, मान लो टाइम t लगा, और ये जो सेंटर पे एंगल बना वो है ओमेगा। तो इस पार्टिकल ए के लिए यदि मैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लूँगा तो वो थी एंगल अपॉन टाइम, लीनियर वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम l अपॉन टी। ये ओमेगा, ये v, किसके लिए? पार्टिकल ए के लिए। अब यदि मान लो एक पार्टिकल मैं अंदर की तरफ लेता हूँ, सपोज यहाँ पे a डैश b डैश, अब तो भी दिख रहा है जो पार्टिकल अंदर लिया है ये कम दूरी तय कर रहा है, इससे कुछ कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसका डिस्टेंस मैंने मान लिया l डैश। हालांकि है तो वो उसी बॉडी का पार्टिकल, तो टाइम तो उतना ही लग रहा है उसको। एंगल भी तुम देखो, यहाँ से यहाँ तक गया, एंगल मूव उतना ही है जितना ये बड़े वाले ने करा, लेकिन जो दूरी है बस वो कम हो गई क्योंकि वो पार्टिकल अंदर लाई कर रहा था। तो अब तुम अंदर वाले पार्टिकल के लिए यदि ओमेगा निकालोगे तो थीटा बाई टी, लेकिन जो वेलोसिटी निकालोगे तो वो आएगा एल डैश अपॉन टी। ये देखो, तो v अलग अलग हो गया पर ओमेगा सेम रहा। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं उन सब की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है, पर एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है, पर लीनियर वेलोसिटी दोनों की अलग अलग रहती है। तो एंगुलर वेलोसिटी सेम, लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये जितने पार्टिकल हैं इन सब की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग, लेकिन सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम, जैसा मैंने अभी समझाया। चलो अब अपन निकालते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल के पूरी बॉडी का, सबकी काइनेटिक एनर्जीज का सम k1 प्लस k2 डॉट 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 kn।
के हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर होता है, पहले पार्टिकल के लिए ये हो गया, दूसरे पार्टिकल के लिए ये हो गया, nth पार्टिकल के लिए ये हो गया। सबकी काइनेटिक एनर्जीज रख दी। v और ओमेगा में हमने रिलेशन पढ़ा था, v होता है ओमेगा इंटू आर, यहाँ आर रेडियस होता है, ये अपन सबकी जगह रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ m1। v1 की जगह रखना है, v1 की जगह यहाँ से ओमेगा r1, ओमेगा 1 नहीं होगा, ओमेगा सबका सेम था, तो v1 की जगह ओमेगा r1, उसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर डॉट 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 हाफ mn ओमेगा स्क्वायर rn स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। अब इसमें से हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन बचा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 mn rn स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये जो पूरी वैल्यू है, इसी को तो अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, तो उसकी जगह आई रख दिया, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ, ये पूरा आई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। इसको अपन बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब बिल्कुल इसी जैसा एक टर्म है, वो निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम मतलब L, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I, L और I में रिलेशन निकालना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पूरी बॉडी की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी वो सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, वैसी जो पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है वो सारे पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम का सम होता है। अब अपन ने पढ़ा एंगुलर मोमेंटम, हमने पढ़ा था mvr होता है, यहाँ रखा। फर्स्ट पार्टिकल के लिए m1 v1 r1, सेकेंड के लिए m2 v2 r2, इसके लिए mn vn rn, ये रख दिया। लेकिन हम जानते हैं v होता है ओमेगा r। फर्स्ट पार्टिकल के लिए यदि रखा ओमेगा r1, तो r1 दो बार हो जाएगा, तो ओमेगा r1 स्क्वायर, यहाँ m2 ऐसे ही है, v2 की जगह रखा ओमेगा r2, यहाँ पे ओमेगा r2, एक r2 और है, तो ये ओमेगा r2 स्क्वायर हो जाएगा, ये mn, ये ओमेगा rn स्क्वायर हो गया। ओमेगा सब में से कॉमन आ रहा है, ओमेगा अपन ने कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn r स्क्वायर, mn rn स्क्वायर। अब ये क्या होता है, ये अपन को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I, तो हमने ओमेगा कॉमन निकाला, अंदर जो बचा वो था I, तो ये आ गया L इक्वल टू ओमेगा इंटू आई। तो ये एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें रिलेशन आ गया। अब इससे अपन एक रिलेशन और डिराइव कर सकते हैं, ये होता है रिलेशन बिटवीन टाउ एंड अल्फा, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो कैसे आएगा, L इक्वल टू अपन ने पढ़ा ओमेगा आई होता है, बट हमने पढ़ा था टाउ इक्वल टू होता है dl बाई dt, अभी डिराइव करा था हमने, L की जगह रख दिया आई ओमेगा, तो ये आ जाएगा d अपॉन dt आई ओमेगा। आई तुम देखो, आई जो है वो ये होता है m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। तो यदि अपन एक पर्टिकुलर बॉडी ले रहे हैं तो उसके अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं उन सबका मास कांस्टेंट, और यदि तुमने एक्सिस को नहीं बदला तो ये दूरियां नहीं बदलेंगी r1 r2, मतलब एक पर्टिकुलर एक्सिस के लिए आई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो ये जो आई है ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा आई डी ओमेगा बाई डी टी। अब हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था डी ओमेगा बाई डी टी मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा से डिनोट करते हैं, ये कर दिए। ये हो गया रिलेशन बिटवीन टाउ एंड अल्फा, टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। इसी को रिलेशन बिटवीन टाउ एंड आई भी बोल सकते हो, क्योंकि उसमें आई भी आ रहा है।
टाउ एंड आई यदि एग्जाम में आता है डिराइव करने को, वो भी कह सकते हैं अपन इसको। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पावर इन रोटेशनल मोशन। पावर वही होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अपन इसको लिख सकते हैं dw/dt, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम dt में किया गया छोटा वर्क dw, तो पावर हो गया dw/dt। बट अब अपन को पता है कि वर्क और एनर्जी, वर्क और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। अपन जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी अपन देंगे बॉडी को। तो इसका मतलब ये होता है कि वर्क और एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों की यूनिट भी तुम जानते हो, दोनों जूल होती है। तो अपन W की जगह पर K लिख सकते हैं, तो d/dt, W की जगह हमने K लिखा। बट K अपन जानते हैं, अभी हमने निकाला था, K होता है ½ I⍵²। इसको हम K की जगह यहाँ डाल दें तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा d/dt ½ I⍵²। ऐसा आ गया। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मैंने बताया था अभी कि कांस्टेंट रहता है जब तक तुम एक्सिस चेंज नहीं करते हो। तो ये ½ I बाहर बचा d/dt ω²। अब हमें पता है कि यदि अपन डिफरेंशिएट करना चाहते हैं किसी x के फंक्शन को, जैसे x⁴n का डिफरेंशियल nxn-1 होता है, पर यदि यहाँ x है तो यहाँ भी x होना जरूरी है। वैसे यदि यहाँ पर ओमेगा है तो यहाँ नीचे भी ओमेगा होना जरूरी है, तभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ओमेगा लाना है अपन को। तो यहाँ ओमेगा लाने के लिए हमने एक डी ओमेगा से डिवाइड करा और एक डी ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो डी टी यहाँ नीचे लिखा हुआ था इसको आगे शिफ्ट कर दिया, इसके नीचे ये जो ω² था इसको ऐसे ही रहने दिया। तो सब क्या किया अपन ने, सब कुछ वैसे ही है, बस यहाँ नीचे एक डी ओमेगा से मैंने डिवाइड और एक डी ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सब एज इट इज है। अब इतने में लग जाएगा ये वाला फॉर्मूला, ये ओमेगा है नीचे ओमेगा है, तो अब ये वाला फॉर्मूला लग सकता है x⁴n वाला nxn-1, वो अपन इतने में लगा देते हैं। तो पावर इज इक्वल टू आ गया ½ I, यहाँ फॉर्मूला nxn-1 का 2ω2 - 1, ये ऐसे ही रहा dω/dt। तो पावर इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कट गया तो बचा I, ओमेगा की पावर 1 तो ओमेगा dω/dt। अब ये जो dω/dt है ये हमें पता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इसकी जगह अल्फा रख देंगे। तो पावर इज इक्वल टू I⍵α, ऐसा आ जाएगा। I और अल्फा को हमने एक ब्रैकेट में ले लिया, ये ओमेगा ऐसे ही। अब हमने पढ़ा था कि I⍵ टाउ होता है, अभी हमने डिराइव करा था, तो जहाँ पर I⍵ रखा है उसकी जगह टाउ रख देंगे। तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ इंटू ओमेगा। ये आ गया रोटेशनल मोशन के केस में पावर का फॉर्मूला। तो पावर होता है टाउ इंटू ओमेगा, ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही है, तुम्हें याद हो तो अपन ने लीनियर मोशन में पढ़ा था कि पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोशन में जब बॉडी ऐसे चलती है, ऐसी जब कोई बॉडी घूमती है, रोटेट करती है, तो पावर होता है टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। जहाँ फोर्स आता था उसकी जगह टॉर्क आ जाता है, जहाँ वेलोसिटी आती थी उसकी जगह पर आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी।